सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। और बात करते हैं आज की द हिंदू बेस्ड एनालिसिस की, यानी कि हम सभी आज डिस्कशन करने वाले हैं 18 नवंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम जानते हैं उन सभी आर्टिकल्स पे जिन पर हमें डिस्कशन करना है और उनके की हाईलाइट्स को समझना है। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें उन सभी आर्टिकल्स की, तो फ्रेंड्स आज के जो हमारे सबसे पहला आर्टिकल है वो है शॉट इन द आर्म, जो कि एडिटोरियल पेज का पहला आर्टिकल है अपने आप में, जो कि इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों भी न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक TCL एक यूनिक आर्टिकल है जिस पे अब पिछले महीनों की अगर बात करें, जब कोविड-19 अपने पीक पर था, तो उस समय ये आर्टिकल TCL और BCL ये दोनों आर्टिकल्स आए थे और इनकी बेसिक एस्पेक्ट हमने डिस्कस भी किया था कि व्हाट इज़ TCL एंड व्हाट इज़ BCL। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग समझेंगे ऑनलाइन एजुकेशन, जिस पर जो है कोविड-19 का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ 12th ब्रिक्स समिट जो है, यानी 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, उसके थोड़ा सा PM मोदी के जो भाषण थे, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, उनके कुछ हाईलाइट्स को समझेंगे। और साथ ही साथ आज के द हिंदू बेस्ट सेशन को क्वेश्चन को देखते हुए आज के इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें डिस्कशन की, तो आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म मतलब बेसिकली अगर हम बात करें इसका तात्पर्य क्या है कि एवरी वैक्सीन कैंडिडेट दैट पास्ड ए सिग्निफिकेंट होप इज़ विन फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। यानी कि जैसे अगर हम इसको मोटा समझना चाहें, तो फ्रेंड्स जैसे अगर कल ही हमने पढ़ा कि जो मॉडर्ना एक सिस्टम है, उसके द्वारा जो वैक्सीन लॉन्च की गई थी, उसने अपनी वैक्सीन को बताया 94.5% इफेक्टिव है। और इसी प्रकार स्पुतनिक थी, इसी प्रकार एस्ट्राजेनेका थी। कई सारी वैक्सीन कंपनियों ने अनेक प्रकार के दावे कर रहे हैं। वही जो दावे हैं वो ये बता रहे हैं कि उसकी दवाई कितनी इफेक्टिव है और कितनी ज़्यादा सफिशिएंट हो सकती है सबके लिए। तो उसी प्रकार इस पूरे आर्टिकल में देखेंगे आप, तो इसमें देखिए 94.5% जो उसने डिक्लेयर किया हुआ कि मेरी दवाई जो है, मेरी वैक्सीन जो है इतने क्या है कि बेसिकली इफेक्टिव है। और भी बहुत सारी वैक्सीन ने ऐसा अपना मतलब रिक्वायरमेंट और अच्छी बातें की है। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल ये पिक्चर हमारे सामने उभर के आता है कि चाहे कंपनी कोई भी हो, चाहे वैक्सीन कितनी भी इफेक्टिव हो या कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल एक होप जो है, एक संसार में जो ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक एरा चल रहा है, उसमें ये होप के समान एक नई आशा के समान उभर के सामने आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, बात करें थी नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में फ्रेंड्स लिखा हुआ TCL इम्यूनिटी एंड कोविड-19। तो कोविड-19 और TCL इम्यूनिटी पे पिछले दिनों भी आर्टिकल्स आए थे और पिछले महीनों की अगर बात करें, और आज भी ये आर्टिकल आया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इम्यूनिटी ऑब्जर्व द इवन विदाउट डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज हाईलाइट द नीड ऑफ स्टडी TCL रिस्पॉन्स। हम लोग जानते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सार्स जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, इसका जो नाम है, बेसिकली जो साइंटिफिक नाम है वो है SARS-CoV-2। ये इसका ये वायरस का नाम है, इसका कोविड-19 की। अब इसकी बात करें तो इसकी जो क्वालिटी किस प्रकार इस सेल में जाके रिएक्शन करता है और सेल में किस प्रकार एंटर लेता है और बॉडी के सभी पार्ट तक अपने प्रभाव को दिखाता है, तो इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोविड-19 क्राउन के समान इसकी संरचना कैसी है, क्राउन के समान इसकी जो संरचना कैसी है, क्राउन के समान है। और जो हमारी बॉडी का ACE2 रिसेप्टर होता है, क्या होते हैं ये इसको बेसिकली क्या कहते हैं, ACE2 रिसेप्टर जो घुंडी नुमा होता है उसको हम बोलते हैं ACE2 रिसेप्टर। और ये हमारे सेल के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से जो कोविड-19 हमारे शरीर में एंट्री ले लेता है। तो इस पूरे बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ TCL इम्यूनिटी। तो हम लोग समझते हैं कि क्या है TCL इम्यूनिटी। देखिए, जहाँ तक कोविड-19 की बात होती है तो वहाँ पे हर हाल में एंटीबॉडी की बात आती है। और एंटीबॉडी की अगर बात करें तो वहीं पे आके कहीं ये कोई हमारी आखिरी चीज़ नहीं होती कि एंटीबॉडी अगर डेवलप नहीं हो पा रही तो हम सेफ नहीं पाएंगे। तो ये कोई आखिरी चीज़ नहीं है, यही बेसिकली इस पूरे स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है। तो सार्स का यदि हम बात करें व्यवस्थित, सार्स का जो व्यवस्थित अध्ययन हमें ये बताता है कि जो एंटीबॉडी के कमज़ोर होने के बाद भी कुछ लोग जो है इम्यून सेल्स को बनाए रख सकते हैं, जो कि अपने आप में T सेल्स को डिनोट करता है और जो वायरस को प्रभावी रूप से चिन्हित कर सकते हैं। अगर ऐसा ही सार्स में भी होता है तो वो प्रतिरक्षा अनुक्रिया के समान तरीके, और इसलिए SARS-CoV-2 के लिए जो वैक्सीन की परिकल्पना भी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ अगर एंटीबॉडीज़ की बात करें तो एंटीबॉडीज़ ऐसे प्रोटीन होते हैं, जो वायरस पर हमला करते हैं। क्या करते हैं, SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 जो है, इस पर वो हमला करते हैं और इसे कोशिकाओं को संक्रमित करने से ये बेसिकली रोकता है। क्या, एंटीबॉडी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारी बॉडी में जो वायरस का अटैक होता है उसको बेसिकली वो इन्फेक्टेड होने से रोकते हैं। लेकिन जहाँ तक किसी रोगाणु के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने का संबंध है,
तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। यानी कि जो इम्यून को सेल्स होती हैं एक पूरी किस्म का एक साथ आ जाती हैं, और इसमें जो टी सेल्स होती हैं, यानी जो टी कोशिकाएँ होती हैं और जो बी कोशिकाएँ होती हैं, जिस पे हम लोग पिछले दिनों डिस्कशन कर चुके हैं। तो इन कोशिकाओं की मंडली ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु में होते हैं जो किसी भी रोगाणु के खिलाफ किसी भी लड़ाई की प्रक्रिया में मदद पहुँचाने का आधार बन जाती हैं। बात करें यदि बी कोशिकाओं की, तो रोगाणु विशिष्ट एंटीबॉडी को अस्तित्व में लाने में मदद करती हैं। दूसरी ओर टी कोशिकाएं दो किस्मों की होती हैं, मारने वाली टी कोशिकाएं यानी किलर टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स यानी मददगार टी सेल्स। मारने वाली टी कोशिकाएं जो होती हैं इस वायरस को खत्म करना सिखाती हैं, जबकि मददगार जो यानी हेल्पर जो टी सेल्स होती हैं वो कोशिकाओं को पूरी तरह प्रक्रिया को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये रहे टी सेल्स के बेसिक एस्पेक्ट। आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कन्फ्रंट स्पॉन्सर ऑफ टेरर CSPM, यानी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कन्फ्रंट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। तो देखिए जो 12th ब्रिक्स समिट हुई है हाल ही में, जो पिछले दिनों भी जुलाई में होने वाली थी, वो स्थगित कर दी गई कोविड-19 कारण। उसको जब स्थगित कर दिया गया तो फिलहाल जो वर्चुअल हो रही है इसमें बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने इसको संबोधित करते हुए कुछ प्रमुख मुद्दों पे डिस्कशन करने का प्रयास किया, जिसमें रशियन स्ट्रेटजी को फोकस किया गया, वैक्सीन कोऑपरेशन पे फोकस किया गया, साथ ही साथ टेररिज्म जो कि हर बार की तरह जो मुद्दे के फॉर्म में उभर के सामने रहता है उस पर भी फोकस किया गया। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें टेररिज्म इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि टेररिज्म इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। टेररिज्म क्या एक बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, पूरे वर्ल्ड की। तो इस पर हम लोग बात करें कि जो भी कंट्री इसको सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर करती है, वो बेसिकली इसको छोड़े, वो कन्फ्रंट कर इसको बेसिकली सपोर्ट करना छोड़े। इसके बेसिक एस्पेक्ट की बात करें तो उन्होंने कुछ और भी प्रमुख बिंदुओं को हाईलाइट करना चाहा, जिसमें लिखा है कि 75 वर्ष पुराने विश्व की जो मानसिकता है, जो यूएन में सुधार की जरूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएन में रिफॉर्म्स की बातें पिछले दिनों भी न्यूज़ में बना हुआ था, उस पर उन्होंने बात की। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारत ने जो खोए हैं सबसे ज़्यादा वीर सैनिक, इसकी बात उन्होंने की है। साथ ही साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें जो शहीद हुए जो सैनिक थे उनको भी पीएम ने श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही साथ ब्रिक्स देशों में आपसी व्यापार को बढ़ाने का बहुत ही बड़ा स्कोप, इस बात की भी चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा देखने को मिला है। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन पर दुनिया को फिर से भारत के द्वारा आश्वासन दिया गया और उसको दिया गया उसको भरोसा, और वैक्सीन का किस प्रकार मतलब कि वैक्सीन किस प्रकार अवेलेबल हो, इस सब बातों पे भी चर्चाएं होती रहें। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है स्टडी हाईलाइट्स ऑनलाइन एजुकेशन वोब्स, यानी कि एक स्टडी हाईलाइट अपने आप में पिछले दिनों भी न्यूज़ में बनी रही कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो लगातार अपने आप में हाईलाइट फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ लाइबिलिटी जो अवेलेबिलिटी होती है, जो लाइबिलिटी होती है वो कहीं कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेना तो इसमें जो पिछले दिनों के डाटा थे उसको भी आपको रीड करना पड़ेगा। लगभग जो 70% स्टूडेंट है उनके पास मतलब अवेलेबल वो चीज़, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जिससे वो बेसिकली ऑनलाइन क्लास को ऑब्जर्व कर पाए हैं। साथ ही साथ जो सर्वर है, इंटरनेट सिस्टम है, जो स्मार्टफोन है और जो पीसी है, इन सब चीज़ों की लगातार मतलब एफिशिएंसी है, लगातार कमी है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम में बहुत बड़ा बाधक है। साथ ही साथ जो डाटा पिछले दिनों की न्यूज़ में रहा है कि इतने लोगों के पास नेट की अवेलेबिलिटी है, इतने लोगों के पास जो स्मार्टफोन है उतनी कमी है, तो ये सारी चीज़ें लगातार न्यूज़ में बनी रही। इसी में लिखा है कि इनएडिक्वेट नंबर ऑफ स्मार्टफोन, डिफिकल्टी इन यूजिंग ऐप्स, इंपॉर्टेंट रीजन। तो जो ऐप है स्टडी संबंधित उसका यूज और जो स्मार्टफोन, ये दो प्रमुख समस्याएं हैं किसमें, ऑनलाइन एजुकेशन में। तो ये कहीं ना कहीं कोई नई बात नहीं है, लगातार ये न्यूज़ में बना रहा और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के पास कितनी बड़ी चुनौती है आफ्टर कोविड-19, यानी कि कोविड-19 ने सबको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का प्रयास तो किया। इसके द्वारा लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करना सीखा, लेकिन इतना जल्दी ये सब कुछ मेंटेन होना करने अपने आप में बड़ी एक आसान का विषय है। तो फ्रेंड्स आई होप इसकी बेसिक एस्पेक्ट को अपडेट कर सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। तो आज का जो हमारा द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन रहेगा वो बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन पे ही संबंधित रहेगा। तो आप सभी लोग ऑनलाइन एजुकेशन पे 100 वर्ड्स में लिखने का, इसके सभी बेसिक एस्पेक्ट को लिखने का प्रयास करेंगे और उसके सभी एस्पेक्ट को उसमें दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के इस सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।